अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स बाय अरीज शाह। फ्रेंड्स, हम अपने नावल का आज नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। उसने किचन में कदम रखा तो जाना को किसी सोच में मसरूफ़ पाया। वो क्या सोच रही थी, उसका जहन किन वादियों में भटक रहा था, वो अच्छे से जानता था। लेकिन फ़िलहाल उसके पास जाना कि किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने जाना को वक्त दिया था और ऑफ़र दी थी कि वो इससे पूछ ले, लेकिन वो जानता था कि किसी भी नॉर्मल लड़की के लिए ये सब कुछ कबूल करना या इस तरह से वजह पूछना आसान नहीं है। और जाना की तो वो रग रग से वाकिफ़ था और फ़िलहाल उसकी जाना को कुछ भी बताने का कोई इरादा नहीं था जब तक कि उसका ये काम मुकम्मल ना हो जाए। क्या हुआ, मेरी माही का दिल नहीं कर रहा बर्तन धोने का? तो मैं हूँ ना, मैं अभी अपनी जान के सारे बर्तन धो देता हूँ। वो पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसकी गर्दन पर बेसाख्ता अपने लबों से मोहब्बत की एक रकम तहरीर कर चुका था। जाना बेदर्दी से उसके हाथों को खोलते हुए उससे दूर हुई थी। तुम मुझे इस घर में कैद तो कर सकते हो, लेकिन मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो चिल्लाते हुए बोली। मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, और जहाँ तक इसके घर में रहने की बात है तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि सिर्फ चंद दिन, उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। हम दोनों आराम से हनीमून पर चलेंगे। मैं तुम्हारे जैसा घटिया शख्स के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मुझे घुटन हो रही है यहाँ, मुझे सांस नहीं आ रही। जान, मुझे जाने दो यहाँ से। मैं किसी को नहीं बताऊँगी तुम्हारे बारे में, मगर मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वो ना जाने खुद में इतनी हिम्मत कहाँ से ला रही थी कि एक कातिल के रूबरू खड़े होकर उससे बात कर रही थी। बार बार जानने के बात करके तो तुम मुझे हर्ट कर रही हो जाना। मैं जो भी कर रहा हूँ उसके पीछे एक अहम वजह है। वजह तुम नहीं जानना चाहती, तुम्हारा कसूर है, लेकिन इस तरह से बार बार मेरी मोहब्बत को जुटलाकर मेरा दिल दुखा रही हो, ये बहुत गलत कर रही हो। मैं जानता हूँ कि सब हकीकत अचानक तुम्हारे सामने आई है, तुम इस सब को कबूल नहीं कर रही, लेकिन अगर तुम इस सब के पीछे की वजह जान जाओगी तो तुम्हें मैं बिल्कुल ठीक लगूंगा। वजह यह है कि तुम एक कातिल हो और आप मेरे लिए अपने दिमाग में एक कहानी बना चुके हो जो तुम मुझे सुनाओगे, और मैं पागलों की तरह तुम पर यकीन करने लगूंगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है और कुछ नहीं। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उस शख्स की जान लेते देखा है। तुम कातिल हो, तुम वही बीस्ट हो जिसे सब लोग ढूंढ रहे हैं, और यही हकीकत है। वो एक बार फिर से बेजारी से बोली। ये हकीकत है जाना, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा। मैं बीस्ट हूँ जिसे सब लोग ढूंढ रहे हैं। हाँ, मैं ही वो शख्स हूँ जो लोगों को बेदर्दी से कत्ल करता है, लेकिन मैं तुम्हें इस सब के पीछे की वजह बताना चाहता हूँ। क्या तुम नहीं जानना चाहती कि मैं ये सब कुछ क्यों करता हूँ? वो बहुत मोहब्बत से उसका चेहरा देखते हुए पूछ रहा था। मुझे कुछ नहीं जानना, जान कुछ भी नहीं, बस मुझे यहाँ से जाना है। मैं एक कातिल के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैं तुम्हें एक नॉर्मल इंसान समझकर प्यार कर रही थी, और तुम क्या निकले? तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे प्यार को धोखा दिया, मेरे साथ फ़रेब किया। मैं ऐसे शख्स के साथ एक लम्हा नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। वो उसके सामने हाथ बांधे बुरी तरह से रोते हुए कह रही थी, जबकि उसकी कोई बात तक वो सुनना नहीं चाहती थी। जान ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा, फिर गर्दन हाँ में हिलाई। फिर एक नज़र उसने चूल्हे को देखा, उसे देखकर बोला, तुम्हें पता है मुझे लोगों को मारने में सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है? जब मैं चाकू को तकरीबन 1 घंटे तक दहकती आग पर जलाता हूँ। फिर क्या है ना माही, वो फंसता या रुकता नहीं, सीधा सीने के आर पार हो जाता है, और फिर जो चीज़ें बुलंद होती है ना, वो कहते हुए उसके बिल्कुल करीब आया था। ओह, सुकून मिलता है मुझे, उसने सरगोशाना अंदाज में कहा, और उसके अंदाज पर जाना की रूह तक कांप उठी। वो 2 कदम पीछे हटी थी, लेकिन जान ने अपनी बात जारी रखी, और वो खून और उस खून का लाल रंग, असली सुकून और करार तो इसी में है। तुमने कभी किसी का कत्ल नहीं किया ना, तो मेरी फीलिंग नहीं समझ सकती तुम। तो मुझे कत्ल करते देख कर ही पागल हो रही हो। खैर छोड़ो इन सब बातों को, आओ बाहर आकर रोमांटिक सी मूवी देख सकते हैं। वो इसके बातों को इस तरह से नज़रअंदाज कर गया था जैसे वो दिन भर की रूटीन की कोई बात नॉर्मल कर ही रही, कोई बहुत नॉर्मल बात कर रही हो। वो ज़रूरत से ज़्यादा उसकी बातों को नज़रअंदाज कर गया था। इतना पुरसकून अंदाज, इतना पुरशौक लहजा, वो तो इसके पल पल बदलते अंदाज पर बुरी तरह घबरा गई। जाना, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? मैंने कहा बाहर आओ। जान, मिलकर कोई अच्छी सी फिल्म देख सकते हैं। वो बाहर जाते हुए फिर पलटा था। इन सब बातों के बाद यकीनन वो फ़ौरन उसके अपने पीछे आने की उम्मीद रखता था। जाना ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा, वो बगौर उसे ही देख रहा था। शायद वो अंदाज़ा लगा चुका था कि वो उससे खौफज़दा कर चुका है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ ही उससे खौफज़दा हो, वो तो बस ये चाहता था कि जाना उसकी बात को समझे। वैसे कौन सी फ़िल्म पसंद है तुम्हें, इंग्लिश, तुर्किश, हिंदी, उर्दू? वह वापस उसके पास आया और उसके कंधे पर अपना बाजू फैलाते हुए
पूछने लगा और इसके थोड़ी देर पहले वाले अंदाज को सोचते हुए जाना बेजान गुड़िया की तरह उसके साथ कदम उठाने लगी। दिल में डर भी था कि कहीं वो भी उन सब लोगों की तरह जान की दरिंदगी का शिकार न हो जाए। अब तो जान से किसी भी तरह की उम्मीद की जा सकती थी और जाना तो बस इन सब लोगों को इंसाफ दिलाना चाहती थी जो जान के हाथों मारे गए। क्यों जान दरिंदा बन गया, क्यों लोगों का ये हाल कर दिया। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था तो बस इस बात में कि जान कातिल है और उस शख्स को वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उसे बस किसी भी तरह इंस्पेक्टर आर्यन से रब्ता करना था, जो अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम था। उसने सोच लिया था कि वह जान के साथ नॉर्मल बिहेव करेगी और रात उसके सोने के बाद जान के फ़ोन से इंस्पेक्टर आर्यन को फ़ोन करके बता देगी कि आखिर बीस्ट कौन है। लेकिन इस सब के लिए उसे जान को खुद पर शक नहीं होने देना था। लेकिन जान का अंदाज़, उसकी बेबाकी और इतना नॉर्मल उससे बात करना उसे घबराहट में मुब्तला कर रहा था। वो बहुत कोशिश के बावजूद भी खुद को उसके जितना नॉर्मल नहीं करवा पा रही थी। जान ने उसे अपने बिल्कुल करीब बिठाया और आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। माही, तुम प्लीज़ मुझसे खौफजदा मत हो, मैं सही काम गलत तरीके से कर रहा हूँ। जब तुम्हें ये सब कुछ पता चलेगा ना तो मुझ पर फ़ख्र करोगी। बस सही वक्त का आ जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसका सर अपने सीने पर रखते हुए मोहब्बत से समझा रहा था, जबकि जाना के दिमाग में तो अपनी ही प्लानिंग चल रही थी। लेकिन पास बैठा शख्स इससे इतना भी अनजान नहीं था। वो उसके रग रग से वाकिफ था, सोचे पड़ रहा था, जबकि अपना हाथ उसके हाथ की कैद में महसूस करते उसकी नज़र मुसलसल जान के हाथ पर अपने नाम की बनी टैटो पर थी। इतने दिन हो गए थे जब से ताई अम्मी उनके घर आई थी, उन दोनों के पास तो बिल्कुल वक्त ही नहीं था एक दूसरे के साथ गुजारने के लिए। आर्यन के घर आते ही ताई अम्मी उसे किसी न किसी काम पर लगा देती और फिर वो फारग तब होती जब आर्यन गहरी नींद सो चुका होता। सुबह उठकर वो रोज़ उसे शिकायत करता था, क्या बात है बेगम, जब से आपकी ताई अम्मी और बहन आई हैं आपने तो हमारे लिए बिल्कुल वक्त ही नहीं निकाला। उसकी शिकायती नज़रें आशिफा को अच्छा खासा शर्मिंदा कर देती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी उसे मामले में। आज भी आर्यन को आए हुए तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके थे और ताई अम्मी इस वक्त उससे स्टोर रूम की सफाई करवाने में मसरूफ़ थी। मुलाजमत दिन में उसे कोई काम नहीं करने देती, जिसकी वजह से ताई अम्मी उससे कोई काम नहीं करवाती। लेकिन अब ऐसा नहीं था। रिश्वा के साथ बातें करने के बहाने वो हर रोज़ उसे कमरे से ले आती और फिर ना जाने कौन कौन से काम निकल आते और आर्यन के सामने वो ये कहकर टाल देती कि रिश्वा से बता रही है, काम तो वो आरायमा कर रही है। आयमा ने भी बहुत बार उन्हें मना करने की कोशिश की, उसकी हालत वैसी ठीक नहीं है और आप उससे गधों की तरह काम करवा रही हैं। लेकिन ताई अम्मी के तो अपने ही असूल थे। आज जब उसने उसने कमरे में कदम रखा तो रोज़ की तरह आर्यन को गहरी नींद सोते पाया। रात का 1 बज रहा था। ये तो आर्यन ही था जो इन सब बातों को नज़रअंदाज कर देता, वरना कौन सा शौहर अपने ज़ाती वक्त में बीवी को कहीं और रुकने देता। वो सच में बहुत प्यारा था, कितना अच्छा इंसान था। वो ना सिर्फ उसे उसकी कमी के साथ कबूल किया था, बल्कि अपना आप भरपूर मोहब्बत तवज्जो उस पर नछावर कर दी थी। वो बिना आवाज़ के बेड के पास आई और झुक कर मोहब्बत से उसने आर्यन के गाल पर अपने लब रखे। आर्यन के चेहरे पर खुशगवार से तासरात थे, लेकिन शायद वो बहुत थक गया था, इसलिए गहरी नींद सो रहा था। रेशमा मुस्कुराते हुए उसके करीब से उठी और कपड़े चेंज करने की नीयत से अलमारी के पास आई, लेकिन सारा ध्यान अपने सोए हुए शौहर की जानिब होने की वजह से वो बेध्यानी में अपने बजाय आर्यन की अलमारी खोल गई, जिसे अचानक ही कुछ चूड़ियाँ और एक बैग ज़मीन पर गिरा। उसने परेशानी से बैग उठाया जिसमें से चूड़ियाँ निकल रही थी। ये क्या है, उसने सोचा और अगले ही लम्हे उसमें लेडीज सूट और ना जाने औरतों का कौन कौन सा सामान उस बैग से बाहर निकला था। ये सब कुछ किसका था भला, वो परेशानी से सोचने लगी। इतनी बड़ी बड़ी चूड़ियाँ, इतनी बड़ी बड़ी अंगूठियाँ, उसकी तो क्या किसी आम सी लड़की की नहीं हो सकती। आर्यन के पास क्या कर रही थी? आर्यन ने इस तरह का सामान अपनी अलमारी में क्यों रखा हुआ, उसने सोचा। फिर ख्याल आया कि हो सकता है किसी का अमानत हो, किसी का वापस करना हो। वो एक पुलिस वाला था, ये सब कुछ उसके काम का हिस्सा भी हो सकता था। उसने सोचते हुए वो सारा बैग दोबारा पैक करते हुए आर्यन की अलमारी में रख दिया। वो उसके काम में कभी भी दखल अंदाजी की वजह नहीं बनना चाहती थी। वो खुद को काफ़ी लापरवाह ज़ाहिर कर रहा था, लेकिन ध्यान बाहर होने वाले थोड़ी देर के बाद बारिश पर था। अब नहीं तो थोड़ी देर में पक्का बारिश शुरू होने वाली थी और आयशा बाहर उस बारिश में थी। वो नहीं चाहता था कि इसकी तबीयत ख़राब हो और यही उसकी बेचैनी की वजह थी। वो उसे कितना ही नज़रअंदाज क्यों ना कर ले, लेकिन उसका दिल उसे नज़रअंदाज करने पर राज़ी नहीं था। उसने तो 3 बार सोचा जाकर बाहर उस पागल लड़की से बात करे और उसे दोबारा घर वापस भेजे। उस लड़की का दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका था। वो उसकी किसी बात को समझने के लिए राज़ी नहीं थी। वो कुछ सोचते हुए उठकर बाहर जाने लगा, लेकिन इस तरह से तो आयशा उसकी नरमी का गलत फ़ायदा उठा सकती थी। हो सकता था वो सब का भी कोई और ही मतलब निकाल ले। यही सोचते हुए वो वापस बेड पर बैठ गया। जब उसका दरवाज़ा बजा, उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने आयशा को खड़े पाया। वो क्या है ना कि मेरे घर पर, मेरा मतलब है मेरे बेंच पर बारिश होने लगी और हम पड़ोसी हैं, तुम्हें पड़ोसी होने के नाते मेरी मदद करनी चाहिए। वो उसे बिना कुछ कहने का मौका दिए फ़ौरन उसे पीछे करती अंदर दाखिल हो चुकी थी। मुझे तुम्हारा पड़ोसी बनने में कोई इंटरेस्ट
नहीं है, निकलो मेरे घर से। वो वहीं बेंच पर जाकर डेरा जमाओ, बल्कि यहाँ नहीं अपने घर जाओ। वो सख्ती से बोला, क्यों क्यों बेकार मेहनत कर रहे हो? तुम्हारे इन सब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, इसलिए अपने अल्फाज ज़ाया मत करो। और इसके बेड पर अपना कंबल जो था नहीं उसे दिया था फैलाते हुए लेट गई। बेवकूफ़ लड़की, तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो? उसे गुस्सा आया। जब मैं बीमार थी तब भी तो मैं यहीं पर सोई थी ना, और तुम कहीं और। इस वक्त जहाँ सोए थे जाकर वहीं पर तुम सो जाओ, और प्लीज़ मुझे बिल्कुल तंग मत करना। नींद से जगाने वाले लोग मुझे जहर लगते हैं। और एक और बहुत अहम बात, शादी के बाद मैं इस खंडर नमक कमरे में नहीं रहूँगी, पहले बता रही हूँ। और अपने डेट पने का मुज़ाहरा करते हुए कंबल तान चुकी थी। जबकि ता को तो उसे बात करना ही बेकार लगा, इसलिए खामोशी से अपना कंबल सोफे पर फेंकते हुए उस पर लेट गया। हाँ, बेचैनी कम हो गई थी क्योंकि आयशा अब हवा बाहर बारिश में नहीं थी। वो बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया था। नींद भी अच्छी आ रही थी। चेहरे पर एक दिलकश सी मुस्कुराहट भी थी, शायद उससे भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। जाना बेसब्री से उसके सोने का इंतज़ार कर रही थी, जबकि जान उसके सब्र को आजमा रहा था। वो उससे बिल्कुल बात नहीं करती थी, ना ही उसकी तरफ देखती थी। यह सब जान के लिए उसका इम्तिहान बना हुआ था, लेकिन वह मजबूर था। वो जाना को कुछ नहीं बता सकता था और ना ही जाना उससे कुछ पूछना चाहती थी। जाना के लिए वो एक कहानी तैयार कर चुका था। अगर वह उससे हकीकत पूछे तो कोई ना कोई बहाना वो उसके सामने बना ही लेता, लेकिन मसला ये था कि जाना उससे कुछ पूछती नहीं थी। जाना की ये बेरुखी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे तो जाना का वो प्यारा सा मोहब्बत करने वाला अंदाज़ अच्छा लगता था। ये बेएतबारी, बेयकीनी के सब उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी। जाना को आज नहीं तो कल ये सब कुछ पता चलना ही था। जान खुद ऐसे सब कुछ उसे सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह उसे पता चला था। ये तो सिर्फ उसके दिल में जान का डर पैदा करने के लिए किया गया था। वो उसके हर कदम से वाकिफ़ था, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही है और वो क्या करने वाली है। जान एक एक लफ्ज़ से वाकिफ़ था। वो उसे डराना धमकाना नहीं चाहता था, लेकिन अब लग रहा था कि उसे ऐसा करना पड़ेगा। वो काफ़ी देर उसे उसका चेहरा देखता रहा, जहाँ वो सामने सोफे पर बैठी उसे मुकम्मल अता अली की बरत रही थी। चलो माही सो जाते हैं, बहुत नींद आ रही है, वो कहकर उठकर अंदर चला गया। और जाना को अब उसके सोने का इंतज़ार था। अगर तो वो सो जाता तो वो उसके मोबाइल से इंस्पेक्टर रेयान को फ़ोन कर लेती और उसकी हकीकत को खोल कर उस इंसान होने का हक अदा कर देती। जाना को यकीन था कि जान उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कभी नहीं करेगा। उसकी दीवानगी और जुनून से वो खुद भी वाकिफ़ थी, लेकिन जिस तरह से जान उसे डरा रहा था, खुद से खौफज़दा कर रहा था, उसे वक्ती तौर पर लगता कि जान वाकई उसे जान से मार देगा। और जब वो लम्हा गुजर जाता तो जाना का दिल एक बार फिर से गवाही देता कि वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सारे दिन के काम निपटाने के बाद अरीशा जब अपने कमरे में आई तो उसे ख्याल आया कि आज उसे रेहान की अलमारी भी साफ़ करनी थी, लेकिन अब तो शाम होने वाली थी। रेहान कभी भी आने वाला था और अगर वहाँ से यूँ काम करते देख लेता तो बहुत डांटता, लेकिन मसला ये था कि बहुत दिनों से उसने उसकी अलमारी साफ़ नहीं की थी। कमरे में आने के बाद अरीशा ने अलमारी साफ़ करने की नीयत से खोली तो वह सामान अभी वहीं पर मौजूद था। उसे हैरत हुई, अरे ये सामान किसका था और अरियान की कब्र में क्या कर रहा था, उसने सोचा। लेकिन फिर उस सामान को बेड पर एक तरफ रखते हुए अरियान की बाकी शर्ट निकाल कर अलग करने लगी। जब ताई अम्मी कमरे में दाखिल हुई तो यहाँ क्या कर रही है, मैंने तुझे कहा था कि किचन में आना। शोहर के घर वापस आते ही तो उसके पसंद का कोई खाना, कोई डिश बनाकर उसे खुश किया जाता है, लेकिन तुझे कौन सिखाए, जैसी माँ वैसी बेटी, चल किचन में, मैं तुझे बताती हूँ, उन्होंने जानते हुए कहा। जबकि रिश्वा ये समझकर मुस्कुरा दी कि वो उसका घर बसाने में उसकी मदद कर रही हैं, उसे अच्छी बीवी होने के हुनर सिखा रही हैं। लेकिन वो नादान उनकी चालबाजी को कहाँ समझती थी। वो तो अपने तरीके से उसका घर बर्बाद करने की तैयारियों में थी। उसने रेहान की अलमारी साफ़ करने के लिए वक्त मांगा, लेकिन उसका ध्यान बेड पर बड़े बैग की तरफ चला गया। यह रेहान की अलमारी में तेरा सामान क्या कर रहा है? इतने सारे मर्दाना कपड़ों में एक जनाना शॉपर देख कर वो खुद ही उसके पास चली गई और बिना उसे कुछ भी समझाने का मौका दिए इस बैग को पूरी तरह से बेड पर अंडील दिया। हाय ला, ये इतना सामान किसी का है? किसका है? तेरा तो नहीं हो सकता। ये इतनी बड़ी बड़ी चूड़ियाँ, इतने बड़ी बड़ी अंगूठियाँ किसकी हैं? ये किसी औरत की तो नहीं लगती। ताई अम्मी ने अपना नज़रिया उसके सामने रखा। जब अचानक कमरे में अरियान दाखिल हुआ, उसका ध्यान ना तो ताई अम्मी की जानिब था, ना रिश्वा की तरफ। उसके चेहरे से रंग तो तब उड़े थे जब उसने बेड पर फैला हुआ सामान देखा। अर्शी, ये सब क्या है? क्यों मेरी चीज़ों को बाहर निकाल के रखा है तुमने? वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। अगर कुछ पता ना हो तो पूछ लिया करो, इस तरह से मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करो। वो तेज़ तेज़ हाथ चलाता सामान वापस बैग में रख रहा था, बल्कि छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। इतने प्यार करने वाले शोर की डांट सुनकर रिश्वा उदास हो गई और उसका फ़ायदा ताई अम्मी ने उठाया। अरे बेटा छोड़ो, बच्ची है, ना समझ है थोड़ी, समझ थोड़ी है इसको। पुलिस वालों के हज़ार ऐसे काम होती हैं, हज़ार चीज़ें आगे पीछे होती हैं। अब सच कहें तो
मेरी डीएसपी साहब का भी यही हाल है, लेकिन अब हर किसी को तो समझ नहीं होती ना इन सब चीज़ों की। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना यहाँ, इसे समझा दूँगी। वैसे ये सब कुछ है क्या, तुम्हारी अम्मी की चीज़ें हैं या किसी काम की? ताई अम्मी ने एक नज़र इस बैग की तरफ देखा, जिसे ना जाने क्यों उन्हें लग रहा था अरियान छुपाने की कोशिश कर रहा है। मैं भी पागल हूँ, तुम्हारी अम्मी की होंगी, इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें अशिफ़ा की तो नहीं हो सकती। और ऐसा तो कुछ होता नहीं है पुलिस वालों के पास छुपाने के लिए, उनका अंदाज़ खोज लगाने वाला था। क्योंकि अरियान का रिश्ता जब वो आयमा के लिए चाहती थी, तब वो उसके बारे में सारी इन्फो ले चुकी थी। वैसे अरियान, मैंने सुना है कि तुम बचपन में किसी गुनाह की वजह से जेल गए थे, मुझे डीएसपी साहब ने बताया था। हाँ, याद आया, तुमने अपनी माँ का कत्ल किया था ना। डीएसपी साहब तो कह रहे थे कि हो सकता है किसी ने इल्ज़ाम लगाया हो तुम पर। जब तुम बच्चे थे, समझ तो तुम्हें किसी चीज़ की थी। फंस गए होगे इस शातिर दुनिया की चालबाजियों में। अब देखो ना, अगर तुमने अपनी माँ का कत्ल किया होता तो क्या उनकी चीज़ें इस तरह से संभाल के रखते? आज भी कितनी नई और फैशन के मुताबिक महसूस हो रही हैं ये सब चीज़ें। उनका अंदाज़ और बातें अरियान को बुरी तरह हर्ट कर रही थी। लेकिन मसला ये था कि फ़िलहाल वो इन सब बातों में पड़ना नहीं चाहता था। बस एक शिकायती नज़र उसने रिश्वा की तरफ देखा। वो खामोशी से उसका सामान को अलमारी में रखकर फ्रेश होने चला गया, जबकि अरियान की नाराज़गी का सोचते हुए वो उसके लिए कुछ बनाने के लिए किचन की तरफ आई। आप जो ताई अम्मी कहती वही करती थी, क्योंकि ताई अम्मी उसकी भलाई चाहती थी। उन्हें अच्छे बुरे की समझ में जो रिश्वा को नहीं थी। न जाने घर कैसे बसाए जाते हैं, ये तो ताई अम्मी है जो उसे बता रही थी। वरना ये वक्त उसके लिए कितना मुश्किल था, ये तो सिर्फ अरीशा ही समझती थी। ताई अम्मी की बातें उसके दिमाग में गर्दिश करती रहती थी। वो बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में बेड पर सो रहा था, जैसे उससे ज़्यादा मासूम इंसान दुनिया में पैदा ना हुआ हो। वो काफ़ी देर उसका इंतज़ार करता रहा। 2 बार तो जान ने उसे पुकारा भी, जाना, कमरे में आ जाओ, सो जाओ डार्लिंग, इस तरह से मेरा मुकाबला कैसे करोगी? लेकिन जाना ने तो कसम खा रखी थी कि उसे कमरे में कदम नहीं रखना, और अब भी उसे सोते पाकर उसने कमरे में ना सिर्फ कदम रखा, बल्कि उसका इरादा उसका फ़ोन चोरी करने का था। उसने बेड की चारों जानिब घर घूमकर फ़ोन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ना तो उसे फ़ोन नज़र आ रहा था और ना ही मेन दरवाजे की चाबी। कल सुबह उसने फिर अपनी दरिंदगी को दिखाने कहीं ना कहीं चले जाना था और उसे यहीं पर कैद कर देना था। अगर उसे चाबी मिल जाती तो वो भी दरवाज़ा खोल कर यहाँ से जान की पहुँच से दूर निकल जाती। लेकिन जान ने तो उसे ये कैद कर लिया था। बहुत कोशिश के बाद उसे कहीं पर भी जान का फ़ोन नहीं मिला। एक उम्मीद के साथ वो बाहर आई और जान के हाथों शहीद हुए अपने फ़ोन को जोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन अफसोस, बहुत कोशिश के बावजूद भी वो इसे मुकम्मल नहीं कर पाई। न जाने जान की क़ुव्वत ने उसके पुर्जे कहाँ कहाँ तक बखेरे थे। अब शायद ही ये फ़ोन कभी ठीक हो सकता, जाना ने सोचा, और फ़ोन को नाउम्मीदी से रखते हुए एक बार फिर से बेडरूम में आकर जान का फ़ोन तलाश करने लगी। फिर उसे नज़र आया जान के तकिए के नीचे। उसने सुकून का सांस लिया, लेकिन यह सुकून भी ज़्यादा देर का नहीं। आहिस्ता से जान के साथ उसके बेड पर बैठ गई। उसने बहुत होशियारी से अपना काम करना था, ताकि वो अपना काम भी कर ले और जान की आंख भी ना खुले। लेकिन वह जानती थी कि जान बहुत कच्ची नींद सोता है। इसकी एक ज़रा सी गलती बुरी तरह से फंसा देगी। उसने बहुत एहतियात से जान की तकिया के नीचे से फ़ोन निकाला था, लेकिन इससे पहले कि वह फ़ोन को लेकर वहाँ से निकलती, अचानक जान ने उसका हाथ थाम लिया और उसे खींच कर अपने साथ बिठा लिया। वो बुरी तरह से उसकी बाहों में थी। जाना, मत करो ऐसी गलतियों की, मुझे तुम्हें सज़ा देनी पड़े। वो उसे अपने हंसार में लिए सरगोशी नमा आवाज़ में बोला, जबकि जाना इसके बाहों में फड़फड़ा रही थी। छोड़ो मुझे। उसने बहुत ज़ोर लगाया और फिर उसकी सारी मज़ाहमत बेकार ठहरी तो वो उससे कहने लगी, नहीं छोड़ सकता पागल, नहीं छोड़ सकता तुम्हें। बचपन से एक एक लम्हा चाहा तुम्हें पाने के लिए, कुछ नहीं किया मैंने, और आज तुम कह रही हो छोड़ दो। क्या छोड़ना इतना आसान होता है जाना? अगर होता है तो तुम क्यों नहीं छोड़ देती अपनी ये ज़िद? कबूल कर लो यह हकीकत कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, लेकिन बुरा इंसान होने के बावजूद भी मैं तुमसे इतना मोहब्बत करता हूँ। मैं सांसों के बगैर तो ज़िंदा रह सकता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि ये रास्ता मुश्किल है, लेकिन इस वक्त तुम मेरे साथ हर रास्ते पर चलने को, उस वक्त तुम तैयार हो गई थी। तो अब क्यों नहीं जाना? थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, हकीकत तुम्हारे सामने होगी। वो उसके कान में सरगोशी करते हुए मज़ीद अपनी बाहों में कैद कर चुका था, जबकि जाना उसके सीने पर सर रखे मुकम्मल बेबसी में कैद हो चुकी थी। वो कब गहरी नींद में उतरा, कब सो गया, जाना को पता भी न चला, और उसकी बाहों का हसार उसके नाजुक वजूद को ऐसे ही खुद में कैद किए रखा। उसकी आंखें खुली तो ताऊ उसे कहीं भी नज़र नहीं आया। ये सुबह सुबह कहाँ चला गया? इससे नागन से मिलने गया होगा। आयशा की बेसख्त सोच उस लड़की की तरफ गई थी जिसकी बाहों में बाहें डाले वो उसे अक्सर नज़र आता था, और अब तो उसने उसका नाम भी नागन रख लिया था। वो अपनी सोचों में गुम थी जब वो वॉशरूम से बरामद हुआ।
तुम गए नहीं, मुझे लगा तुम कहीं चले गए हो। आयशा को न जाने क्यों उसे सुबह सुबह देखकर इतनी खुशी हो रही थी। शायद खुशी इस बात की थी कि वो उसे छोड़कर इस नागन के पास नहीं गया। अपनी सारी खुशियाँ अपने घर जाकर मनाओ, उठो और निकलो, मेरे घर से सुबह हो गई और बाहर निकलो, बारिश नहीं हो रही। अच्छा पड़ोसी होने का हक अदा कर चुका हूँ, हमें उसका अंदाज जान छुड़ाने वाला था। अच्छे पड़ोसी नाश्ता भी करवाते हैं, आयशा ने फ़ौरन कहा। कहीं वो उसका बाजू पकड़कर उसे घर से बाहर ही ना निकाल दे। आयशा प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे और भी बहुत सारे काम है, तुम्हारी खिदमत गुजारी नहीं कर सकता मैं, वो उकताते हुए बोला। मुँह क्यों बना रहे हो, जा रही हूँ, आयशा ने कहा। शायद उसके बोरिंग से अंदाज ने उसे भी बेजार कर दिया था, लेकिन उसकी नाराज़गी की परवाह किए बगैर वो शुक्रगुजार लहजे में बोला, बड़ी मेहरबानी आपकी, हद है, मेहमानों से बात करने की तमीज़ ही नहीं यार, किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ सिखा दूँगी और इतने अच्छे तरीके से सिखाऊँगी कि तुम कभी भूल नहीं पाओगे। आखिर इतना तो मैं कर सकती हूँ तुम्हारी फ्यूचर बीवी होने के नाते। वो अब भी अपनी बातों और बेबाकी से बाज नहीं आई। ता सर पकड़ कर रह गया। होगी तुम्हारी बकवास ख़त्म, उठो निकलो यहाँ से, ताला लगाना है मुझे। वो इस बार सख्ती से बोला। चोर नहीं हूँ मैं जो तुम्हारे घर से चोरी करके कुछ ले जाऊँगी, ताला लगाना है। ऐसा कौन सा खजाना छुपा के रखा है तुमने यहाँ पर जो इतनी सिक्योरिटी रखी है। आयशा पे बेड से उठते हुए सीधी वॉशरूम में घुस गई। अब वो उसे क्या बताता कि यहाँ इतनी अहम चीज़ें हैं सिक्योरिटी के लायक। कल आयशा को पता चल जाए तो जान से बढ़कर उनकी हिफाजत करती। मुँह हाथ धोने में इतना वक्त लगता है क्या? वो दरवाज़ा खटखटा कर गुस्से से बोला। सुबह सुबह और भी बहुत सारे काम होते हैं वॉशरूम में, सिर्फ मुंह नहीं धोया जाता। वो इंतहाई गुस्से से बोली, जबकि उसके अंदाज पर ना चाहते हुए भी ता मुस्कुरा दिया। अच्छा सॉरी, तुम आराम से अपना काम करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। वो माजरत करते हुए उस कमरे में बना छोटे से किचन की जानिब आया था। किसी किस्म की मेहमान नवाजी करना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी कि उसका दिल चाह रहा था कि वो यहाँ से भूखे पेट ना जाए। उसने आयशा के लिए अच्छा सा सैंडविच बनाया और टेबल पर रखकर चाय बनाने लगा। वो वॉशरूम से बरामद हुई तो उसके चेहरे पर बड़ी प्यारी मुस्कान थी। किसी खुशफहमी का शिकार मत हो जाना। अपने लिए बना रहा था तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूँ, सारा दिन काफ़ी काम होगा मुझे, शायद मैं रात को वापस ना आऊँ। उसका अंदाज़ बताने वाला था। मतलब वो चाहता था कि आयशा यहाँ से चले जाए, लेकिन उस बात पर आयशा मुस्कुराई। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। वो क्या है ना कि शादी के बाद तुम्हें मुझे हर तरफ बताकर ही जाना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि तुम अभी से आदत डालो। आयशा क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बगैर कुछ खिलाए पिलाए यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दूँ? अगर नहीं तो मुंह बंद करके खाओ। उसे वो गुस्से से टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोला तो आयशा मुस्कुराहट दबाती अपने खाने से इंसाफ करने लगी। अरिशवा ने अरियान के लिए स्पेशल डिश तैयार की थी जो अरियान को कुछ ख़ास पसंद नहीं आई, लेकिन सबके सामने उसने इजहार नहीं किया। और आज जो बहस हुई थी उसके बाद तो वैसे भी उसे कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन नहीं चाहता था कि अरिशवा उदास उदास हो। कुछ बातें तो वो भी अच्छे तरीके से समझ चुका था, जैसे ताई अम्मी का यहाँ आना, अरिशवा को बात बात पर डांटना और फिर गलत साबित करने की कोशिश करना, आयमा को बार बार किसी मॉडल की तरह उसके सामने पेश करना। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अर्शी को खर्च करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो बस 2 से 3 नवाले ही खाकर वापस रूम में आ गया, जिससे अरिशवा को परेशानी होने लगी। वो इससे वजह पूछने के लिए जल्दी कमरे में आना चाहती थी, लेकिन ताई अम्मी ने उसे रोककर काम दे दिया और खुद उठकर अपने कमरे में चली गई। आयमा जो उसके पास ही काम कर रही थी, उसके इशारों को समझते हुए उस कमरे में भेजकर उसे काम की तसल्ली देने लगी। अरिशवा को अपनी बहन पर बहुत प्यार आया, वो वाकई बहन होने का हक अदा कर रही थी। उसके जाने के बाद आयमा ने बहुत खामोशी से काम नहीं बताया ताकि उसकी माँ को गलती से भी भनक ना पड़ जाए। उसने कमरे में कदम रखा तो रेहान को परेशान सा बेड पर बैठे पाया। वह खामोशी से दरवाज़ा बंद करके उसके पास ही बेड पर आकर बैठ गई। शायद वो भी समझ चुका था कि इसकी परेशानी की वजह से उसके लिए उसके बिल्कुल करीब आते हुए उसे अपने सीने से लगाया। अरिशवा, वो सब चीज़ें मेरी माँ की नहीं बल्कि मेरी ज़रूरी काम की हैं, उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। आइंदा इन चीज़ों के साथ किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ मत करना। उसका अंदाज समझ आने वाला था। अर्शी सिर्फ हाँ सर में हिला गई और उसका अगला सवाल वो अच्छे तरीके से समझता था। ताई अम्मी की बातें ही थी जो कि वो जानना चाहती थी। वो ये सच है कि मैंने अपनी माँ का कत्ल किया? मेरी माँ एक अच्छी औरत नहीं थी, वो मेरे बाबा को धोखा दे रही थी, वो भी किसी गैर के साथ नहीं बल्कि मेरे बाबा के सगे भाई के साथ। उसे चचा कहते हुए शर्म आती है। मैं वो दिन कभी नहीं भुला सकता जब स्कूल से वापस आकर मैंने अपनी माँ को, वो कुछ कहते हुए अचानक खामोश हो गया। अरिशवा समझ सकती थी वो टूट चुका है। इस तरह से अपनी माँ की हकीकत किसी पर वाज़ा करना आसान नहीं होता। थोड़े वक्फे के बाद दोबारा बोला, मेरी माँ और मेरे चाचा के ताल्लुकात थे। स्कूल से वापसी के बाद उस दिन मैंने उन दोनों को साथ देखा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ रिश्वा, और उस दिन मैंने अपने हाथों से अपनी माँ को कत्ल कर दिया।
दी और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। और वो औरत नहीं, एक गाली थी, और एक गाली को मैं अपनी माँ बनाने के हक़ में नहीं। मेरी ज़िंदगी की बस यही हकीकत है कि मैं अपनी माँ का कातिल हूँ और मुझे इस बात पर रत्ती बराबर अफसोस नहीं है। खैर, मैंने तुम्हें किन बातों पर लगा दिया। जल्दी से सो जाओ, सारा दिन काम करती रहती हो, थक गई होगी। मैं भी चेंज करके आता हूँ। वो अपना दर्द छुपाए हुए मुस्कुराकर उठकर खड़ा हुआ। जबकि वो उसके साथ ही उठ गई। वो उसकी जीवन साथी उसके दर्द को समझती बिना कुछ बोले उसके सीने पर सर रख दिया। और आर्यन, जो कभी किसी के सामने नहीं टूटा था, आज टूट कर बिखर गया। उसे अपने सीने से लगाया। आज वो आंसू बहाए थे जो उसने कितने सालों से अपने अंदर दफन किए हुए थे। उसके मना करने के बावजूद भी आयशा वहाँ से गई नहीं थी। उसे ऐसी जगह बेंच पर बैठा देख उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अब तक ये बात तो वो भी समझ चुका था कि उस लड़की के पास दिमाग में कोई चीज़ नहीं है। वो उसे नज़रअंदाज करता अपने घर की जानिब आ गया। उसके साथ दिमाग खपाने का तो कोई फ़ायदा नहीं था। आयशा उसकी तरह नज़रअंदाज करने पर उसे घूर कर रह गई। कल कैसे उसकी खिदमतें कर रहा था और आज उसे यूँ नज़रअंदाज कर दिया जैसे जानता ही ना हो। चलो कोई बात नहीं, सब तो उसकी मजबूरियाँ हैं। आहर वो उसके बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन आयशा भी उसकी सारी मजबूरियों को मद्देनज़र रखते हुए उसका होप फ़ायदा उठा रही थी। वो जानती थी कि वो कभी भी एक लड़की इंसल्ट नहीं करेगा, लेकिन उसका खुद को अलग समझना, खुद को कसूरवार समझना आयशा को हरगिज़ पसंद नहीं था। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। जो भी था, जैसा भी था, ये तो कुदरत का निज़ाम था। वो अपने आप को क्यों कसूरवार ठहरा रहा था। आयशा इससे मोहब्बत करती थी, इसके साथ रहना चाहती थी, और वो इससे गिल्ट से निकलना चाहती थी कि इसका अलग होना इसकी गलती है। जाना की आंख खुली तो उसने अपने आप को कमरे में बिल्कुल तन्हा पाया। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। जान कहीं नहीं था। यकीनन वो फिर से किसी को जान से मारने गया होगा। उसने तलखी से सोचा, आखिर वो क्या करे, किस तरह से इसके जंगल से निकले और ऐसे शख्स को जेल की 4 दीवारी के अंदर कैद करे। कोई हक नहीं था जान जैसे शख्स को इस तरह आज़ाद घूमने का। और कितने गरूर से कहता था कि जाना को इस पर फ़ख्र होगा। क्या वो एक सीरियल किलर पर फ़ख्र कर सकती थी? ऐसे शख्स के साथ रहना भी गनीमत है। और जाना यही बुरी तरह से फंस चुकी थी। ये तो जान उसे खुद से अलग होने दे रहा था, और ना ही उसे उसके होते हुए किसी किस्म का कोई एक्शन ले पा रही थी। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो अपने दिल में छुपी जान के लिए मोहब्बत को कम नहीं कर पाई थी। उसकी हकीकत जानने के बावजूद भी उसके दिल में जान के लिए जज्बात ज़िंदा थे। चाहे जो भी हो जाए, वो जान का ये रूप अभी तक कबूल नहीं कर पाई थी, जिसे वो खुद उसके सामने ना सिर्फ कबूल कर चुका था, बल्कि उसने अपनी आंखों से इसे किसी का खून करते हुए देखा था। कितना भयानक जान का वो रूप। जाना अभी भी सोच कर काम कर रह जाती, और फिर उसके अंदर एक बार फिर से जान जैसे साइको दरिंदे को जेल के अंदर देखने की ख्वाहिश जागती। लेकिन वो आर्यन से रब्ता नहीं कर पा रही थी। वो फ़िलहाल सिर्फ आर्यन पर ही यकीन कर सकती थी, क्योंकि वो सिर्फ उसी को ही जानती थी, और उसे यकीन था कि आर्यन उसकी मदद ज़रूर करेगा। लेकिन वो इससे कैसे रब्ता करे, कैसे उस तक पहुँचे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से जान का भयानक रूप बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था और उसे डरा रहा था। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी जानना चाहता था कि वो इसके साथ रहे, उससे इस तरह से मोहब्बत करे, लेकिन जाना ये सब कुछ कबूल नहीं कर सकती थी। घर के एक कोने में कहीं से भी निकलने की कोशिश कर रही थी, जब उसे किचन की पिछली तरफ एक खिड़की नजर आई। अब ये खिड़की ही उसे यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सकती थी। खिड़की के रास्ते पर बिल्कुल मुश्किल से वहाँ से निकलने में कामयाब हुई थी, और अब वो तेज़ी से भागते हुए किसी भी ऐसी जगह जाना चाहती थी जहाँ उसे मोबाइल या फ़ोन कॉल के लिए कुछ मिल जाए। वैसे तो उसे बहुत सारी ऐसी जगह पता थी, लेकिन वो कहीं पर भी दूर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने एक पेट्रोल पंप का रुख किया। इस वक्त उसे वहीं से कॉल करने के लिए फ़ोन मिल सकता था। ये तो रिश्वा को आए दिन फ़ोन करने का असर था कि उसे आर्यन का नंबर याद था, जबकि उसका अपना मोबाइल पिछले कुछ दिन ख़राब हो गया था। इसलिए वो आज आर्यन को फ़ोन करती रही। उसने जल्दी जल्दी पेट्रोल पंप की तरफ कदम बढ़ाए। अंदर डर था कि कहीं इसे भी जान ना आ जाए, और उसका डर बेवजह नहीं था। न जाने वो इसके साथ क्या करता। आखिर वो पेट्रोल पंप पर आ पहुंची, और अब पेट्रोल पंप के मालिक से इजाज़त लेकर वो फ़ोन इस्तेमाल करने फ़ोन की तरफ आई थी। उसने जल्दी जल्दी आर्यन का नंबर मिलाया। इतनी रात के फ़ोन करने पर उसे लगा था कि शायद आर्यन फ़ोन नहीं उठाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी पहली ही कॉल पर दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया। यकीनन उसे ऐसी बहुत सारी फ़ोन को आती होंगी जब वक्त की कोई पाबंदी नहीं होती। हेलो आर्यन,
भाई मैं जाना बात कर रही हूँ, अरीशा की दोस्त। प्लीज़ मुझे बचा लें, मुझसे मिलें। मैं बीस्ट को जानती हूँ, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। आप प्लीज़ जल्दी हाईवे के पास वाले पेट्रोल पंप पर आ जाए, मैं वहीं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। प्लीज़ जल्दी आइएगा, ये ना हो कि वो आ जाए। भाई प्लीज़ जल्दी आइएगा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जाना एक ही सांस में जितना हो सके उतना बोल चुकी थी। घबराओ नहीं, जाना तुम वहीं रुको, कहीं मत जाना, मैं वहाँ आ रहा हूँ। मेरी बात याद रखना, चाहे जो भी हो जाए तुम वहीं पर रुकना। उसे मत निकलना, वहाँ से मत निकलना, आर्यन ने उसे ताकीद की थी। और फिर फ़ोन बंद करके साइड टेबल पर रखा। जाना बेचैनी से उसका इंतज़ार करने लगी। वो आहिस्ता से उसके करीब से उठा, काफ़ी देर उसके चेहरे को देखता रहा, जैसे यकीन कर रहा हो कि कहीं वो जाग तो नहीं रही। फिर से यकीन आया कि वो नींद सो रही है। एक नज़र मुस्कुराकर उसके वजूद को देखते हुए उसके माथे पर झुका, नरमी से उसके बोसा देकर उठा था। पिछले कुछ दिनों से वो काफ़ी मसरूफ़ था, अपने घर पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब उसके बाद अरीशा के लिए बहुत सारा वक्त था, क्योंकि बीस्ट केस अपने अख्ताम को पहुंचने वाला था। वो बहुत जल्द इस केस में कामयाब होने वाला था, और फिर इसके पास अपनी बीवी के लिए वक्त ही वक्त था। सबसे पहले तो ताई अम्मी को एक तरफ लगाना था। इस औरत ने उसका जीना हराम कर रखा था, और अरीशा वो तो शायद ही उस औरत को समझ पाती। उसे अपनी बोली बीवी पर इतना इंतहा प्यार आता था, और इस औरत की जल्दबाजी पर बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। हाँ, लेकिन कल उसे रिश्वा पर भी बहुत गुस्सा आया था। वो कितनी आसानी से उसका सामान निकाल कर बाहर रख चुकी थी। अगर किसी को भनक भी पड़ जाती कि वो चीज़ें उसके केस का किस काम की हैं, तो वो बुरी तरह से फंस सकता था। वो आहिस्ता से उसके करीब से उठकर अलमारी की जानिब आया और अपनी सारी चीज़ें निकाल कर बाहर रखी। उसने एक नज़र मुड़कर फिर से रिश्वा की जानिब देखा, जो गहरी नींद सो रही थी। लेकिन वो सारा सामान सामने शीशे के मेज़ पर फैलाए हुए इन कपड़ों को उठाकर वॉशरूम में घुस गया। अगले 5 मिनट में वो सब्ज़ रंग के इस खूबसूरत शरारे नमा सूट में मलबूस अंदर दाखिल हुआ। बेइंतहा खूबसूरत सूट के साथ उसने मैचिंग चूड़ियाँ अपने हाथों में डाल दी, और अब वो अपने पैरों पर जेब पहन रहा था। उसके बाद उसने एक अदाज से अपना सर पर नकली बालों का गुच्छा सजाया। सारी चीज़ें सामने टेबल पर फैलाते हुए उसने सबसे पहले फाउंडेशन की एक तह अपने मुंह पर लगाई, और उसके बाद मेकअप लाइनर, मस्कारा, और सबसे आखिर में एक अदा सी लिपस्टिक लगाई। थोड़ी देर में वो एक भरपूर वजीहा मर्द से एक औरत के रूप में डाल चुका था। प्यारी लड़की, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा, मैं तुमसे ज़रूर मुलाकात करूँगा, तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन सबसे पहले मुझे बात करनी है अपने हीरो जान से। उसने क्या कर दिया है? उसे मैंने मना भी किया था किसी को मत बताना, लेकिन उसने फिर भी सारी हकीकत तुम्हारे सामने रख दी। कितना बुरा किया! अभी तो हमारा मिशन भी पूरा नहीं हुआ था। और वो आहिस्ता आहिस्ता बात करता अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका था। एक नज़र बेड पर लेटी अशफा की जानिब देखा। उसने आईने में खुद को देखा। मैं तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हूँ। इंतहाई मगरूराना अंदाज में, अपना हाथ झटकने वाले अंदाज में वो बाहर निकल आया। आहिस्ता आहिस्ता बिना आवाज़ की पैदा किए वो बाहर निकला था, और जब तक वो बाहर निकलता तब तक उसने अपनी पायल को भी बिल्कुल आवाज़ नहीं करने दी थी, जैसे सख्ती से मना किया हो, और वो भी शायद उसके रूठ जाने का ख्याल से खामोश हो गई। वो नज़ाकत से चलता हुआ एक घर के सामने आया, और अपने हाथ को लहराते हुए घंटी पर रख दिया, और फिर बजाता ही चला गया। खुदाया, क्या हो गया है? क्यों इतनी जल्दी में हो भाई? आ रही हूँ मैं। अंदर से किसी लड़के की तरकश में आवाज़ आई। अब वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए दरवाज़ा खो चुकी थी। कौन हो तुम, और मेरे घर में क्या कर रहे हो? उसे देखते ही वो खटक गई। शायद उसने इस तरह की औरत कभी नहीं देखी होगी। कितना वक्त लगा दिया दरवाज़ा खोलने में, मेरे तो पैरों में दर्द हो गया यहाँ खड़े खड़े। वो नाजुक अंदाज में कहता लड़की को धक्का मारता खुद करके अंदर दाखिल हो गया। कौन हो तुम, और इस तरह से मेरे घर में मेरी ही इजाज़त के बगैर कैसे आ रही हो? निकलो मेरे घर से, तुम इस तरह मेरे घर में नहीं आ सकती। लड़की तेज़ी से कहती उसके पीछे आई थी, जबकि दरवाज़ा बंद करने की जहमत उसने नहीं की थी, और यकीनन ये भी नहीं देख पाई थी कि जिस दरवाजे को खोला छोड़ आई वहाँ कोई और भी है, जो अब घर के अंदर कदम रख कर दरवाज़ा बंद कर चुका है। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर उसने पलट कर देखा। कौन हो तुम? कौन हो तुम लोग? वो जान और उसकी तरफ इशारा करती पूछने लगी। तुम्हारे दोस्त तो हो नहीं सकते जान, उसी के अंदाज में कहता चाकू लिए उसकी तरफ बढ़ा था। वो जल्द ही उसकी हकीकत को समझ चुकी थी। बीस्ट, तुम बीस्ट हो? उसे यकीन था कि बहुत जल्द उसकी मौत उसके सर पर खड़ी होगी। बीस्ट की लिस्ट में अपना नाम वो कई बार सुन चुकी थी। सही पहचाना उसने। मुस्कुराते हुए उसे समझने का मौका दिए बगैर चाकू उसके पेट में खोप दिया। जन्नत के काबिल तो पता नहीं हो तुम के नहीं, लेकिन मैं फिर तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। हमारा अल्लाह बहुत बेनियाज है। हो सकता है 22 साल की ज़िंदगी में कोई एक आध नेक काम किया हो तुमने। टायर में सुमियत से कहता उसके बालों को अपने मजबूत हाथों में चकरा चुका था। फिक्र मत करो, हम पहले तुम्हें मौत देंगे, फिर तुम्हारे सर पर से वो चीप निकालेंगे।
हमें पता है बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ से नहीं गुजारेंगे। जान ने कहते हुए एक बार फिर से चाकू उसके सीने में आर पार किया और बहुत जल्द जूनी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। टायर जल्दी से उसके बाल काट और बॉडी के पीस करके ज़रूरी अज्जा हॉस्पिटल में भिजवा देना। मैं जा रहा हूँ। जाना के पास ना हो कि इंस्पेक्टर अरियान मुझसे पहले वहाँ पहुँच जाए। उसने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की जानिब देखा था। वो ऑफिसर निकम्मा है, किसी काम का नहीं, पता नहीं किसने उसे पुलिस में भर्ती कर दिया। हर जगह देर से पहुँचता है। टायर की बात पर जान ने भरपूर मर्दाना कहका लगाते हुए कहा तो टायर भी हंस दिया और इसे वहीं छोड़कर खुद जाना को लेने चला गया। जाना अभी भी पेट्रोल पंप के करीब अरियान का इंतज़ार करने लगी। अभी तक अरियान को आ जाना चाहिए था, लेकिन न जाने क्या वजह हुई कि अभी तक ना पहुंचा। बस एक बार वो आ जाए और सारी हकीकत अरियान को बता देगी। पता नहीं अरियान को आने में कितना वक्त लगेगा। फ़ोन किए हुए 1 घंटे से ऊपर का वक्त गुजर चुका था। जाना खौफजदा भी थी कि अब तक जान को उसकी गैर मौजूदगी का पता चल गया होगा। अब तक यकीन हो अब तक यकीनन जान उसे ढूंढने में लग चुका होगा। अब वो इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देगा और अरियान तक वो उसे कभी भी पहुंचने नहीं देगा, क्योंकि वो जानती थी कि अरियान बहुत ईमानदार अफसर है और अपने फ़र्ज़ के लिए अपनी जान भी लुटा सकता है। वो जान जैसे खतरनाक मुजरिम को उस तरह नहीं छोड़ेगा और यकीनन जान भी ये बात जानता होगा, तभी वो उसे अरियान से रब्ता नहीं करने दे रहा। शायद वो अरियान से डरता है, जाना ने सोचा, लेकिन इतना खतरनाक मुजरिम भला कहाँ किसी से डरता होगा। लेकिन जान ये सब कुछ क्यों कर रहा था? आखिर क्या वजह थी? क्यों वो इतने अच्छे इंसान से एक कातिल बन गया? उसके दिल और दिमाग में कई सवाल थे जो जान से जानना चाहती थी, लेकिन हकीकत बदल नहीं सकती थी। जान एक कातिल था। वजह जो भी हो, मजबूरी हो, सच यही था कि जान अब एक आम इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक तरीन कातिल है। एक बीस्ट था जिसकी तलाश पूरे मुल्क को है और अब जाना उसकी हकीकत को इंस्पेक्टर अरियान के सामने रखकर अपना फ़र्ज़ निभाएगी। बस एक बार इंस्पेक्टर अरियान यहाँ आ जाए। वो पेट्रोल पंप के बाहर एक जगह पर छुप कर बैठी थी, क्योंकि अरियान ने उसे वहाँ से निकलने से मना किया था। वो सामने नहीं आ सकती थी। उसे डर था कि जान उसका पीछा करते कहीं यहाँ ना आ जाए, इसलिए वो पेट्रोल पंप के बाहर छोटी सी जगह पर छुप गई। लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी अरियान नहीं आया था। पता नहीं उसका इंतज़ार कब ख़त्म होगा। वो इन्हीं सोचों में थी जब दूर से एक आदमी आता नजर आया। अंधेरे में आदमी को पहचानना तकरीबन नामुमकिन था। उस जगह कोई लाइट नहीं, रोशनी नहीं, बिल्कुल नहीं थी। वो काफ़ी देर से पहचानने की कोशिश करती रही, लेकिन उस अंधेरे में उसे पहचानना नामुमकिन सा था। वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता बिल्कुल उस जगह पर आकर रुका जहाँ वो छुप कर बैठी थी। उसे लगा कि वो अरियान है। वो बिना कुछ बोले पंजों पर बैठकर उस छोटी सी जगह पर में झांकने लगा। फिर बोला, बहुत हो गई लुका छुपी, अब घर चलें। वो बहुत मोहब्बत से बोला। उसकी आवाज़ पहचानने में जाना को ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। वो भाग नहीं सकती थी, ये जगह बहुत कम थी। जान ने उसके बाजू थामा और बिना उसकी तरफ देखे उसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर जाने लगा। मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, तुम कातिल हो, नफरत है मुझे तुमसे, छोड़ो मुझे। वो मुसलसल चला रही थी, अपने नाखूनों से उसे ज़ख्मी कर रही थी, लेकिन जान तो जैसे आज बहरा हो गया था। बे ये या बेहिस वो उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गया और जाना चिल्लाती रह गई, छोड़ दो मुझे, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, नफ़रत है मुझे तुमसे, घुटन होती है तुम्हारे साथ। क्या लगता है तुम्हें इस तरह से तुम मुझे कैद करके रखोगे तो मैं चुप होकर बैठ जाऊँगी? ऐसा सोचना भी नहीं। मैं बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुँचाऊँगी। वो दिन दूर नहीं जब तुम जेल के 4 दीवारों के पीछे होगे। मैं इंस्पेक्टर अरियान को सब कुछ बता दूँगी। इतने गुनाह करके तुम इस तरह आज़ाद नहीं घूम सकते। मैं इंस्पेक्टर अरियान से बात कर चुकी हूँ। वो जल्द ही मुझे ढूंढते यहाँ तक आ जाएगा और फिर तुम भी अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। इसकी मुकम्मल बात सुनकर नरमी से मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट जाना तंजिया लगाई। इससे पहले भी मैं तुम्हें ना ख़त्म कर दूँ जाना, उसका अंदाज धमकीला था। कर दो, बेशक कर दो, वो मैं ऐसा ही करना चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम मुझे मार देने की धमकी दोगे और मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊंगी, तो उस गलत फहमी को दूर कर लो। मैं तुमसे नहीं डरती और तुम जैसे खतरनाक मुजरिम का मुझे डर भी नहीं है। तुम जैसे इंसान को जीने का हक भी नहीं है और यहाँ तुम आज़ादी से घूम रहे हो। मैं तुमसे आज़ादी छीन लूँगी, बहुत जल्द तुम्हें जेल पहुँचा दूँगी। तुम जैसे मुजरिम की असल जगह वही है। जाना ने बिना डर खौफ के उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। उसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई डर नहीं था और ना ही लहजे में किसी किस्म की लड़खड़ाहट। आज उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। यकीनन ये हिम्मत अरियान से बात करने के बाद आई होगी। तकरीर अच्छी करती हो जान, मैं लेकिन इस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही है। सुबह के 5 बज रहे हैं और तुम्हारी भाग दौड़ ख़त्म नहीं हो रही। अब आराम से पड़ी रहो जब तक मेरी पूरी नहीं हो जाती। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है और चाबी ये मेरे तकिए के नीचे है। वो चाबी को तकिए के नीचे उसे दिखाकर रखते हुए बोला, तुम इसके आसपास भी मत आना, क्योंकि अगर तुम बैठ के आसपास भी आई तो मैं इसका कुछ और मतलब निकालूंगा। वो शरारत से आंख दबाता उसे नज़र चुराने पर मजबूर कर गया। घटिया इंसान, सिर्फ वसूल बिकना आता है उसे। वो गुस्से से बड़बड़ाता कमरे से बाहर निकल गई, जबकि वो
जबकि जान अब आराम से बेड पर लेट कर अपनी नींद पूरी करने का इरादा रखता था और उसे ये भी यकीन था कि जान उसके तकिए के नीचे से चाबी निकालने की कोशिश ज़रूर करेगी। वो जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता गया था उस तरह वापस आ चुका था। कमरे में कदम रखा तो रिश्वा को नमाज में मसरूफ़ पाया। वो बिना आवाज़ के वॉशरूम में चला गया, आराम से अपनी सारी चीज़ें संभाल कर अलमारी में रख दी। नींद से बुरा हाल हो रहा था। आज की रात तो बिल्कुल भी नहीं सो पाया था। उनका आखिरी शिकार उनके बिल्कुल करीब था, अकबर खान। उनकी लिस्ट का आखिरी नाम, जिस जान ने तड़वा तड़वा कर मारने की कसम खा रखी थी। जल्द वो अपने बाप के कत्ल को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाला था। जल्द उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा होने जा रहा था। वो केस को बहुत कामयाबी से आगे बढ़ा रहे थे। 20 के खिलाफ जितने भी सबूत मिले थे हरियाणा ने बहुत होशियारी से मिटा दिए थे। 4.5 साल लगा दिए उसने पहले पाकिस्तान से अपनी पोस्टिंग तुर्की लगाने में, यहाँ के लोगों का एतबार जीतने में, और फिर उसने यहाँ एक घर भी बना लिया। शादी उसकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं थी, लेकिन अरिशा उसकी मोहब्बत ही नहीं बल्कि उसका सुकून बन चुकी थी। डीएसपी की बेटी से शादी करके वो ये सब काम और भी कामयाबी से कर सकता था, लेकिन शायद आयमा कभी अरिशा की जगह नहीं आ सकती थी। वो डीएसपी सर जैसे नेक इंसान की बेटी को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, इसलिए उसने शादी भी उससे की जिससे वो मोहब्बत करता था, और वो अपने इस फैसले पर बहुत खुश भी था और पुरसुकून भी। अरिशा भी उसके साथ बहुत खुश थी, लेकिन उसे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा था कि वो ताई अम्मी को वापस कैसे भेजे, जो उनकी ज़िंदगी में बुरी तरह इंटरफेयर कर रही थी। वो जानता था कि वो इसकी माँ के बारे में सब कुछ जानती है। वो बचपन में जेल गया था, उसने कत्ल किया था, ये सारी बातें वो डीएसपी सर को बता चुका था, और उसके बाद इतनी मेहनत करके वो पुलिस लाइन में आया था। सब कुछ जानने के बावजूद भी वो औरत उसकी ज़ात को खोलने में लगी थी, और फिलहाल वो अपना कोई भी राज अरिशा पर नहीं खोलना चाहता था। लेकिन फिर भी उसने अरिशा को अपने बारे में सब सच बता दिया, क्योंकि जिस पाकीज़ा रिश्ते में वो लोग बंधे थे उसमें उस तरह के राज की कोई अहमियत नहीं थी। और अरिशा भी बहुत मोहब्बत से उसे कबूल कर चुकी थी। आयशा अभी तक अपनी ज़िद पर कायम थी। वो अब भी उसे बेंच पर सोई थी। अता को गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन इस मामले में वो बेबस था। उसे बहुत समझाने के बावजूद भी वो उसकी बात समझने को तैयार नहीं थी। लेकिन ता उसके इस बचपने में उसका साथ नहीं दे सकता था, इसलिए अब उसने आयशा को मुखातिब करना छोड़ दिया। उसका यूँ नज़रअंदाज करना आयशा ने नोट कर लिया था। वो 2 दिनों से उसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। सुबह उठकर अपने काम पर चला गया, और फिर शाम को उसकी वापसी होती। इस दौरान आयशा उसके घर के बाहर रहती और रात भी ऐसे ही गुजर जाती। लेकिन इस तरह से तो सारी ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। आयशा को कुछ ना कुछ तो करना होगा। ता को समझना और समझाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। वो अपने आप में ही एहसास कमतरी का शिकार था। अभी तक आयशा ने इस टॉपिक पर खुलकर उससे बात नहीं की थी। हाँ, लेकिन वो उसे समझाना चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में अब तक जो कुछ भी हुआ है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो ये सब तकदीर का लिखा था, जिसको खुद पर हावी करके ता अपने आप को सज़ा दे रहा है और अपनी ज़िंदगी खुलकर जीने की कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन आयशा उसे खुद से लड़ते देख नहीं सकती थी, और उसे भी जीने का हक था, अब उसे भी खुश रहने का हक था। एक घटिया और जलील शख्स की खलासत की वजह से उसकी ज़ात सवालिया निशान बनकर रह गई। वो बचपन से इतना कुछ फेस करता आया था कि अब उसने खुद को अपने आप में कैद कर लिया था। वो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता था, शायद उसलिए इतना कुछ फेस करने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी को आगे एक मौका नहीं देना चाहता था, या शायद वो आयशा को मौका नहीं देना चाहता था। वो आयशा को अपनी ज़ात में गुम करके उसकी ज़ात को बेनिशान नहीं करना चाहता था। आयशा एक ज़िंदा दिल लड़की है जो किसी भी लड़के का आइडियल हो सकती है, और एक ऐसी लड़की को अपने लिए बर्बाद होते वो नहीं देख सकता था। इसलिए आयशा से वो जितना दूर रहे इन दोनों के लिए बेहतर था। लेकिन आयशा इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी, या शायद समझना ही नहीं चाहती थी। इसके बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी वो पीछे नहीं हटी थी। मोहब्बत पीछे हटने का नहीं, बल्कि आगे ही बढ़ते चले जाने का नाम है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड।